प्रेप गुरु सरवजीत स्मार्ट स्टडी फॉर शोर सक्सेस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्वतंत्रता के पश्चात भारत में शिक्षा के विकास के बारे में। तो दोस्तों 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था। उसके बाद हमारी स्वतंत्रता सरकार बन गई थी और दोस्तों उन्होंने जो समितियां बनाई, जो आयोग बनाए, उन्हीं के आधार पर हमारी जो शिक्षा का विकास हुआ है, उसी आधार पर हमारी जो लगातार शिक्षा चली आ रही है, उन्हीं के बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारा आता है राधा कृष्णन आयोग 1948। नवंबर 1948 में इसका गठन किया गया था और अगस्त 1949 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। डॉक्टर राधाकृष्णन इस आयोग के अध्यक्ष थे, इसलिए राधाकृष्णन आयोग के नाम से यह जाना जाता है। इनकी सिफारिशें कई थी दोस्तों, जिनमें से हम जो मेन है उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इन्होंने कहा था कि जो +2 के बाद ही विश्वविद्यालय में एडमिशन हो और जो विश्वविद्यालय की जो शिक्षा है उसके लिए 180 दिन का प्रावधान किया, यानी कि 180 दिन तक विश्वविद्यालय में बच्चों की क्लासेस होंगी, उसके बाद उनके एग्जाम्स होंगे। और जो ये 180 दिन की क्लासेस होंगी ये दोस्तों 11-11 हफ्तों के 3 सेशंस में होंगी। इसके बाद दोस्तों इन्होंने कहा था कि जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन वो दोस्तों जॉब्स के लिए अनिवार्य न हो, यानी कि जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, प्रशासनिक नौकरियां हैं, उनमें ग्रेजुएशन को कंपलसरी न किया जाए, उसे हटाया जाए। इसके बाद दोस्तों आता है कि इन्होंने एक और बात की थी कि जो अध्यापक हैं, यूनिवर्सिटी के अध्यापक हैं, यूनिवर्सिटी में जो अध्यापक हैं उनकी जो सैलरी को बढ़ाया जाए। और दोस्तों इन्होंने कहा था कि जो एक कह सकते हैं कि हम, और इन्होंने कहा था कि दोस्तों एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जाए जो सभी विश्वविद्यालयों की देखरेख करेगा। इसके बाद दोस्तों एक और बात आती है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सभी जो विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालयों की सभी को समान कर दिया जाए, सभी का एक समान स्तर कर दिया जाए, सभी को एक समान कर दिया जाए। इसके बाद दोस्तों आता है, इन्होंने कहा था कि जो विश्वविद्यालय हैं उनको समवर्ती सूची में, यानी कि जो शिक्षा है उसको समवर्ती सूची में डाल दिया जाए, समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा का प्रावधान हो। तो ये इसकी दोस्तों मुख्य बातें थी। और दोस्तों 1953 में जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है हमारा, जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो दोस्तों इसकी 1953 में जो स्थापना हुई थी। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है माध्यमिक शिक्षा आयोग, इसको हम साफ कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952। इसके दोस्तों अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, इसलिए दोस्तों इसे मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इनकी दोस्तों मुख्य अनुशंसाएं थी वो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित थी। इन्होंने दोस्तों सिफारिशें की कि जो माध्यमिक शिक्षा है वह 3 साल की हो और जो उसके बाद जो हायर एजुकेशन है, यानी कि जो उच्च शिक्षा है, वह 4 साल की पाठ्यक्रम के आधार पर बनाई जाए। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं इसी में जो इन्होंने और अनुशंसाएं दी थी कि जो माध्यमिक शिक्षा है उसे व्यावसायिक बनाया जाए, यानी कि जो बच्चे आगे उच्च शिक्षा नहीं ले पाते उन्हें माध्यमिक शिक्षा के द्वारा ही व्यवसाय से संबंधित शिक्षा का प्रावधान किया जाए। और जो माध्यमिक शिक्षा है उसमें दोस्तों इन्होंने मैथ और साइंस और जो म्यूजिक है और सोशल साइंस है, इन सभी को दोस्तों कंपलसरी करने के लिए अपनी अनुशंसाएं दी थी। इसके बाद दोस्तों इसमें इतना ही है। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा इसके बाद दोस्तों हमारा आता है भावनात्मक एकता समिति 1961। इसके अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर संपूर्णानंद। इनका दोस्तों इसका एक मुख्य कार्य था, इन्होंने जो छात्राएं थी उनकी शिक्षा के लिए दोस्तों अनुशंसाएं दी थी कि छात्राओं की शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं त्रिभाषीय फॉर्मूला, कोठारी आयोग और कई चीजें देखने को मिलती हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है कोठारी शिक्षा
आयोग 1964 से 1966। इसके अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर DS कोठारी, इसलिए इसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग ने बताया कि दोस्तों जो शिक्षा है और अनुसंधान है वो दोस्तों अपने देश की जो सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी प्रकार की जो परिस्थितियां है उनके लिए बहुत अनिवार्य है शिक्षा और अनुसंधान। इसके लिए दोस्तों इन्होंने बताया कि जो माध्यमिक शिक्षा है उसको अनिवार्य रूप से व्यावसायिक बनाया जाए। व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान इन्होंने किया कि माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाया जाए। इसके बाद दोस्तों ये कहते हैं कि विद्यालयों में शिक्षकों की गुणवत्ता के लिए काम हो। और दोस्तों एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट आ जाती है कि इन्होंने बताया था कि जो कृषि है, कृषि में अनुसंधान और विज्ञान पर अनुसंधान किया जाए। ये दोस्तों इस आयोग की मुख्य सिफारिशें थी। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं त्रिभाषीय फॉर्मूला। के बाद दोस्तों हमारा आता है त्रिभाषीय फॉर्मूला। दोस्तों ये सरकार द्वारा अपनाया गया था। इसमें कहा गया था कि दोस्तों जो हिंदी भाषी राज्य है, इनमें दोस्तों हिंदी प्लस अंग्रेजी प्लस आधुनिक भारतीय भाषा, जो मोस्टली दोस्तों साउथ वाली भाषा होती थी, आधुनिक भाषा दोस्तों वो कन्नड़ भी हो सकती है, मलयालम, गुजराती या और कोई लैंग्वेज भी हो सकती है हमारी भारतीय भाषा, उसको जोड़ा जाए। यानी कि 3 भाषाओं को इन्होंने कंपलसरी बना दिया था शिक्षा में। और दोस्तों जो दक्षिण के जो क्षेत्र थे दक्षिण भारत में, उनमें दोस्तों इन्होंने अंग्रेजी को और दोस्तों जो स्टेट की भाषा थी उसको एक अन्य एक भाषा, और उसके बाद दोस्तों इन्होंने जो एक देसी भाषा है क्षेत्रीय भाषा उसको अनिवार्य करने के लिए इन्होंने अपनी जो अनुशंसाएं दी थी। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कह सकते हैं हम। 1986 में दोस्तों ये जो राजीव गांधी की सरकार थी, उसके समय दोस्तों ये जो शिक्षा नीति आई थी, इस शिक्षा नीति में दोस्तों अनुसूचित जातियों, जातियों और जनजातियों और दोस्तों महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया था। उनके लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए, उनको शिक्षा सुलभ करवाने के लिए इस शिक्षा नीति में प्रावधान किए गए थे। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है आचार्य राममूर्ति समिति 1990 की आचार्य राममूर्ति समिति। दोस्तों इसमें दोस्तों हम देखते हैं कि जो 1986 की शिक्षा नीति उसको दोस्तों इंटरोगेट करने के लिए इसे बनाया गया था। इन्होंने दोस्तों एक मुख्य काम ये किया था कि जो सेमेस्टर पद्धति थी उसको दोस्तों इन्होंने लागू करने के लिए अपनी सलाह दी थी। इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलती है गणनाम समिति। इसको हम साफ कर लेते हैं। गणनाम समिति 1993। इस समिति में दोस्तों अकादमिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अपनी सलाह दी थी। और दोस्तों इस समिति ने जो डीम्ड कह सकते हैं हम, ये इस डीम्ड यूनिवर्सिटीज के बारे में दोस्तों हम आगे बात करेंगे आगे की वीडियोस में। डीम्ड यूनिवर्सिटीज को दोस्तों रोकने के लिए, इनकी जो संख्या को रोकने के लिए
इन्होंने अपनी सलाह दी थी कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं उनको कम किया जाए, इनकी संख्या को बढ़ने से रोका जाए। इसके बाद दोस्तों हमारी आती है लिंग 2 समिति। लिंग 2 समिति 2006। 2005 में दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, इसमें दोस्तों इस समिति की गठन की थी, इस समिति का गठन किया था और दोस्तों 2006 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस समिति का मुख्य उद्देश्य दोस्तों ये था कि जो विश्वविद्यालयों में जो चुनाव होते हैं छात्रों के, उनको दोस्तों साफ सुथरे तरीके से करवाना, ये दोस्तों इसका मेन मोटिव था। इस समिति में दोस्तों जो छात्र होते हैं उनको कई चीजों के लिए मनाही की गई थी, जिनमें से कुछ बातें हम कह सकते हैं कि दोस्तों जैसे राजनीतिक संगठनों से दूरी, ये जो दोस्तों प्रधान के जो होते हैं इलेक्शंस यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में, उनके लिए दोस्तों इन्होंने कुछ सलाह दी थी, कुछ नियम बनाए थे। इसमें से पहला दोस्तों ये था कि जो राजनीतिक संगठनों से दोस्तों छात्रों की दूरी हो और जो छात्र है वो 75% दोस्तों शैक्षणिक उत्तीर्णता हो उसमें, यानी कि वो 75% तक दोस्तों उसकी जो हाजिरी होनी चाहिए शैक्षणिक तौर पर। और इसके बाद दोस्तों जो छात्र है उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक संगठनों से दूरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो दोस्तों अपनी राजनीतिक विचारधारा जरूर रख सकता है। और दोस्तों जो 5,000 रुपए हैं, इससे ज्यादा का खर्च वो चुनावों में नहीं कर सकता। और जो यूनिवर्सिटी जो सुविधाएं देती है प्रचार प्रसार के लिए, उन्हीं के अनुसार ही दोस्तों वो अपने चुनाव के लिए प्रचार प्रसार कर सकता है, जैसे पोस्टर वगैरह और जैसे डीजे वगैरह होते हैं उनका दोस्तों यूज नहीं कर सकता। जो यूनिवर्सिटी कहती है उसके अनुसार ही उसको अपना चुनाव के लिए प्रचार करना होगा। इस समिति का यही मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, जो छात्रों का चुनाव होता है उसको रेगुलर बनाना, उसमें पारदर्शिता लाना इसका मुख्य काम था। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं सैम पित्रोदा समिति। सैम पित्रोदा समिति वर्ष 2006 में आई थी दोस्तों। सरकार द्वारा सैम पित्रोदा समिति को गठित किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों वो विश्वविद्यालयों में शिक्षा संबंधी जो सलाह देने के लिए इसे बनाया गया था। इस समिति के दोस्तों जो अध्यक्ष थे वो सैम पित्रोदा थे, इसलिए सैम पित्रोदा समिति के नाम से यह जानी जाती है। इसमें दोस्तों जो मुख्य बातें थी उनमें कहा गया था कि जो तकनीकी, वैज्ञानिक, सामाजिक, कृषि आधारित आदि सभी प्रकार की जो शिक्षाएं हैं उनके लिए दोस्तों अनुसंधान का प्रावधान हो, उनमें अनुसंधान किए जाएं और इनको अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए। इसी के लिए दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग गठित किया गया, जो 2005 से 2008 तक 3 साल के लिए गठित किया गया था। इसमें आगे दोस्तों हम देखते हैं कि जो इन्होंने सलाह दी थी कि इस आयोग द्वारा सलाह दी गई जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं, विदेशी यूनिवर्सिटीज, उनको भारत में आने का मौका दिया जाए। और दोस्तों जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में जो एडमिशन लेते हैं बच्चे, उनका जो अनुपात 7% था उसको बढ़ाकर 15% तक किया जाए। और दोस्तों 2015 तक हम कह सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज की संख्या है उसको 1500 तक किया जाए, 1500 तक ले जाया जाए। और दोस्तों जो यूनिवर्सिटीज हैं उन पर से जो कॉलेजेस हैं उनका बोझ कम किया जाए। इसके बाद दोस्तों इसमें एक और बात कही गई थी कि जो जीडीपी है 2006 तक जीडीपी में जो शिक्षा पर 0.7% ही यूज किया जाता था। इसने सलाह दी कि जो 0.7 से बढ़ाकर इसे 6% तक का कर दिया जाए, कि 6% तक जीडीपी का शिक्षा पर लगाया जाए। और 2% जो है 2% इसमें
हायर एजुकेशन पर लगाया जाए, हायर एजुकेशन में इसका यूज किया जाए। तो दोस्तों राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के नाम से भी सैम पित्रोदा समिति को जाना जाता है, क्योंकि इसी आयोग के अनुसार ही ये बहुत सारी सलाह दी गई थी। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं सलाहकार समिति 2009। प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर यशपाल इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने दोस्तों कई अनुशंसाएं दी थी। इन्होंने सलाह दी थी कि जो यूजीसी और AICTE है, ये दोस्तों जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, इनके स्थान पर दोस्तों NCHER, हम इसे कह सकते हैं दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च कह सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इन्होंने कहा था कि जो यूजीसी है और AICTE है, इनके स्थान पर दोस्तों रेगुलेटरी बॉडी के रूप में NCHER की स्थापना की जाए। इसके बाद दोस्तों इन्होंने सलाह दी कि जो IIT और IIM है, इनका दोस्तों जो स्ट्रक्चर है, इनका जो बेस है वो यूनिवर्सिटी के आधार पर हो। और इसके बाद दोस्तों इन्होंने कहा था कि जो IIT और IIM है, इनमें जो ग्रेजुएशन बेस पर ग्रेजुएशन का जो रिकॉर्ड है उसी के आधार पर इसमें एडमिशन हो। इसके बाद दोस्तों हम इसी में देखते हैं कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इनमें दोस्तों इन्होंने बताया था कि इनके लिए कुछ रेगुलेशंस हों, इनके आधार पर इन पर रोक लग सके, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की संख्या को कम किया जा सके। इसके बाद दोस्तों इन्होंने कहा था कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से दोस्तों महाविद्यालयों का बोझ हटाया जाए, यानी कि महाविद्यालयों की संख्या कम की जाए, यूनिवर्सिटीज़ की संख्या को बढ़ाया जाए, जिससे कि यूनिवर्सिटीज़ पर महाविद्यालयों का ज़्यादा बोझ ना पड़े। डॉक्टर अनिल काकोडकर समिति 2011। इसमें दोस्तों जो टेक्निकल एजुकेशन उस पर बल देने के लिए दोस्तों इसमें अनुशंसा की गई। और जो टेक्निकल एजुकेशन है, इसमें जो शिक्षा पर जो जितना भी बजट आता है उसमें से 2% इसमें जो रिसर्च होती है टेक्निकल एजुकेशन में, इसमें लगाने के लिए कहा गया। इसके बाद दोस्तों आती है हमारी शर्मा समिति ये आई थी दोस्तों हमारी 2009 में ही आई थी। 2009 में यह समिति आई थी। इस समिति ने दोस्तों सलाह दी थी कि जो साइंस है और टेक्नोलॉजी है, इसके क्षेत्र में दोस्तों अनुसंधान किए जाएं। और दोस्तों इन्होंने सलाह दी थी कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसके जो रिसर्च होती है, इसमें रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाए, यानी कि जो इसमें रिसर्च होती है उसमें 500 करोड़ रुपए की बजट इसको दिया जाए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। इसके बाद दोस्तों हमारी आती है KB पवार समिति। KB पवार समिति के बारे में दोस्तों अब हम जानेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारी आती है KB पवार समिति। ये दोस्तों आई थी 2012 में। इसमें दोस्तों जो शिक्षा से संबंधित सार्वजनिक और निजी भागीदारी के बारे में 4 प्रकार के सुझाव दिए गए थे। इन सुझावों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 4 प्रकार के सुझाव थे। इसके बाद दोस्तों हमारी आती है TRS सुब्रमण्यम समिति 2016। अक्टूबर 2015 में दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसने दोस्तों इसको गठित किया था। TRS सुब्रमण्यम इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसे TRS सुब्रमण्यम समिति के नाम से जाना जाता है। इसमें दोस्तों जो उच्च शिक्षा है उसमें होने वाले कई बदलावों के लिए अपने सुझाव दिए थे। इन्होंने एक नई शिक्षा नीति का प्रस्ताव रखा। और दोस्तों इन्होंने और भी कई सलाहें दी। इन्होंने उच्च शिक्षा के स्तर को
व्यापक बनाने की बात की। और दोस्तों इन्होंने कहा कि जो उच्च शिक्षा है उसमें दोस्तों सभी प्रकार के विषयों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। और दोस्तों इसी समिति ने और कई सलाहें दी थी, जिनमें से कुछ आप और स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारी आती है NEP 2020। NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। दोस्तों नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जो इसरो के प्रमुख थे, इसरो के प्रमुख डॉक्टर कस्तूरी रंगन, इनको दोस्तों इस जो नई शिक्षा नीति के लिए अध्यक्ष बनाया गया था। और दोस्तों जो है 2019 में हम कह सकते हैं इस नीति का मसौदा प्रस्तुत किया गया। इस नीति का मसौदा प्रस्तुत किया गया और दोस्तों जुलाई 2020 तक इसका जो मसौदा है वो स्वीकार कर लिया गया। 2020 के बाद दोस्तों जो नई शिक्षा नीति लागू हो गई। इसके बाद दोस्तों हम कह सकते हैं कि अब तक जो 3 शिक्षा नीतियां, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां, 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां लागू हुई हैं। पहली दोस्तों 1968 में, दूसरी 1986 में और तीसरी दोस्तों 2020 में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे हम आज। अगली वीडियो में दोस्तों हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में हम दोस्तों इतना ही करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बाद दोस्तों हमारे साथ बने रहें ताकि ऐसी वीडियोज आपको लगातार मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों। प्रेप गुरु सरवजीत, स्मार्ट स्टडी फॉर श्योर सक्सेस।